हेलो बच्चों, अगर एटम टूट गया तो क्या होगा? क्या पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और हम नहीं बचेंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हूं आपका एजुकेटर मेंटर दिव्यांशु पांडे और आप सभी देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम क्लासेस। एटम एक सबसे स्मॉल एंटिटी यूनिट रहा करता है जिससे कि विश्व ब्रह्मांड मिलकर बना हुआ है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि अगर एटम टूट जाता है तो एटम के टूटने से क्या क्या हो सकता है। तो चलिए एटम के बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे और मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने कॉपी पेन को भी निकाल कर रेडी रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक पॉइंट्स आपको जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पर आप एटम का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो जिसके बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किया करता है, यानी कि घूमता रहता है। जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका उसमें चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन में आपका नेगेटिव चार्ज होता है जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर लगातार आपका काफी तेजी से घूमता रहता है। तो एटम किसी भी आप कह सकते हो कि पदार्थ का सबसे छोटा यूनिट होता है और इसमें टोटल 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसी के साथ जो है इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमता रहता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब एटम टूटता है तो क्या होता है। तो देखिए, एटम नॉर्मली टूटता नहीं है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में ये टूट जाता है। अब वो स्पेशल कंडीशंस क्या होती हैं जिसमें ये टूटता है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन क्या होता है उसके बारे में हम सभी जानेंगे। एक बात आप सभी जरूर जाने रहिए, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है किसी भी एटम में वो बहुत ही तेज होता है। जी हाँ, वो बहुत ही तेज होता है, कुछ इस तरीके से आपका होता है। जब भी हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन की, तो एटम का टूटना न्यूक्लियर फिजन में होता है। जब एक हैवी एटम जैसे कि यूरेनियम को तोड़ते हैं तो वो 2 छोटे एटम्स में टूट जाता है। बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज भी होती है और एटम्स भी टूटने लगते हैं, और एटम्स जब चेन रिएक्शन में टूटेंगे तब यहां पर आपका न्यूक्लियर फिजन यानी कि एटम के टूटने की अभिक्रिया आपकी होती जाएगी, जो कि काफी डेंजरस आपकी हो सकती है और होती भी है। इसी के साथ इसी प्रिंसिपल पर सभी पूरे विश्व में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो काम करते हैं और एटम बॉम्ब भी इसी आपके प्रिंसिपल पर काम करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट और एटम बॉम्ब होता क्या है। तो जब भी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेते हैं तो एक तो पावर प्लांट होता है सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिससे कि न्यूक्लियर के माध्यम से जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, इन सभी एलिमेंट्स को लेकर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हो। और अगर आप फ्रांस को देखोगे तो फ्रांस अपने नीड का 77% एनर्जी सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर से बनाता है। जापान का अगर आप एग्जांपल लोगे तो जापान अपने नीड की 30% ऊर्जा की जरूरतों को सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट से करता है। अगर आप भारत देखोगे तो भारत में लगभग अभी टोटल 22 सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्लांट आपको तमिलनाडु के कुडनकुलम में मिल जाएगा, जिसको रशिया के सहयोग से भारत में बनाया गया है। और भारत चाहता है कि हम अपने सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा बनाएं, जिससे कि हम एक क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को ले पाएं। अभी तक भारत में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो ज्यादातर मोर देन 75% कोल बेस्ड रहा करती, यानी कि कोयले से हम बिजली बनाते हैं। एनटीपीसी का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद जो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि जो पानी से, जैसे कि टिहरी बांध हो गया, टिहरी डैम हुआ, वहां से हम उसको बनाते हैं। सोलर पैनल तो ही है, सोलर ऊर्जा उससे काफी कम है, लेकिन सरकार चाहती है कि हम सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर से ज्यादा एनर्जी को बना सके। एटम बॉम्ब की बात करते हो तो एटम बॉम्ब देखिए खुले में ऐसे नहीं बनाया जाता। जिस तरीके से यहाँ पर रिएक्टर्स आपके लगे हैं उस तरीके से उनके रिएक्टर्स नहीं होते हैं। सबसे पहले यूरेनियम को के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कई आपके रिएक्शन करके उस काबिल बनाया जाता है कि उनका न्यूक्लियर फिजन आपका हो सके, और फिर उसको एक विशेष प्रक्रिया के साथ जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं उसको एटम बॉम्ब में कन्वर्ट करते हैं। आपको तो याद होगा 1974 मई में इंदिरा गांधी के द्वारा भारत का पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में करवाया गया था, और फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे भारत के पूर्व साइंटिस्ट और पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था,
और उनकी सरकार ने मिलकर जो है भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण करवाया, जिससे कि पूरी दुनिया को पता चला कि भारत के पास अभी शक्ति है। इसी के साथ न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर लें तो इसको कहते हैं एटम का जोड़ना। अब दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन ज्यादा मतलब भयंकर होता है या फिर न्यूक्लियर फिजन होता है। न्यूक्लियर फिजन में आपकी चेन रिएक्शन होती है, जुड़ता है, और फ्यूजन में जो है एटम का जुड़ना हो, इस फ्यूजन में जुड़ना है और फिजन में आपका टूटना है। तो जब जुड़ेगा तब तो ज्यादा पावर आपकी आएगी। तो इसमें दो छोटे एटम्स मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं। ये प्रोसेस हमारे सूरज में होता है, सूर्य में होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी रिलीज होती है। आप सभी ने हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम सुना होगा, ठीक है, और हमारे इन्वायरमेंट में आप सभी जानते हो हाइड्रोजन काफी है, और आजकल तो हाइड्रोजन का यूज आपके व्हीकल्स को चलाने में किया जा रहा है। हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन चल रही हैं, चाइना ने बना लिया है, भारत ने भी बना लिया है, और बहुत सारे देशों में आपका हो रहा है। तो देखिए जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसमें एटम्स आपके ऐड होते हैं, एडिशन ऑफ एटम आपका होता है, और उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी रिलीज होती है। इसीलिए एटम बॉम्ब की तुलना में हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रहा करता है। इसी के साथ क्या एक एटम टूटने से एक्सप्लोजन होता है? तो देखिए ऐसा नहीं होता, ठीक है, नहीं, एक एटम टूटने से कुछ भी डेंजर नहीं होगा। एक्सप्लोजन तब होगा जब आपका मिलियंस बिलियंस ऑफ एटम जो है एक साथ आपका टूट जाए और चेन रिएक्शन कंट्रोल से बाहर हो जाए, यानी कि जब अनकंट्रोल्ड एनर्जी होगी आपके बहुत सारे एटम्स के टूटने के साथ, तब वहां पर एक्सप्लोजन होगा और बहुत ही भयावह क्षति होगी। आप सभी को याद होगा 6 एंड 8 अगस्त 1945 जापान का हिरोशिमा और नागासाकी शहर, जिस पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बरसाए थे और उसमें लाखों लोगों की आपकी मौत हो गई थी ना। तो जब भी इस प्रकार का एक्सप्लोजन होता है मरते तो ही हैं लोग, और जो बच जाते हैं रेडिएशन से उनकी शरीर इतनी खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है कि वो चीजें जनरेशन बाय जनरेशन आपके ट्रांसफर होती जाती हैं, तो उससे काफी खतरा रहता है। इसी के साथ रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देख लें तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कंट्रोल एनर्जी होती है और वहीं पर एटॉमिक बॉम्ब में अनकंट्रोल्ड एनर्जी होती है, क्योंकि वो चेन रिएक्शन पर आपका होता है ना। फ्यूजन की बात करेंगे तो टूट जाएंगे, फ्यूजन की बात करेंगे तो जुड़ जाएंगे, तो अनकंट्रोल्ड एनर्जी हो जाती है, इसीलिए ये काफी डिस्ट्रक्टिव माने जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो इसमें कंट्रोल एनर्जी होता है, कैडमियम की रॉड्स आपकी लगती हैं, जिससे कि जो यूरेनियम का बनना होता है, यूरेनियम एक प्रकार से कैटलिस्ट की तरह पे काम करता है, तो उसके अभिक्रिया को, उसके रिएक्शन को धीमा किया जाए, नहीं तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, इसीलिए कैडमियम की रॉड आपकी उसमें यूज की जाती है। ये सभी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में अगर हम जाने, सो एटम्स मोस्टली आपके खाली होते हैं, ठीक है, 99.99% एटम एम्प्टी स्पेस में आपका होता है। अगर आप बहुत बड़ा स्टेडियम ले लें ना, कोई फुटबॉल क्या 10-15 फुटबॉल के बराबर स्टेडियम ले लेंगे, तो अगर एटम स्टेडियम जितना हो तो न्यूक्लियस एक छोटी मार्बल जैसा आपका होगा। तो न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक है, और बहुत सारे आपके हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट इस पे किए गए हैं, जिसमें ये पता लगाया गया कि हाँ एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन होता है जो कि काफी इफेक्टिव रहा करता है। और इसी के साथ इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत तेज होती है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड बहुत फास्ट मूव करते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन इनका बताना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी तेजी से वो अपना चेंज करते रहते हैं, और कई आपके उसमें शेल्स में रहा करते हैं, जैसे KLMN इसमें, तो इनका जो है स्पीड होने के कारण, ज्यादा होने के कारण इनको पता लगाना कि कौन सा इलेक्ट्रॉन अभी कहां पर मूवमेंट कर रहा है, ये काफी कठिन हो जाता है। इसी के साथ एटम में हिडन एनर्जी होती है, हम सभी जानते हैं, और आइंस्टीन ने 1905 में एक आइंस्टीन थ्योरी दी थी, जिसको हम E=mc² कहते हैं, यानी कि यहाँ पर E एनर्जी है, m मास है और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। सो द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू द एनर्जी। तो छोटी सी मास से ह्यूज एनर्जी आपकी मिल सकती है, इसलिए कहते हैं ना, जैसे हमारा शरीर है पर्टिकुलर है, तो हम तो कितने एटम से मिलकर बने हैं, एलिमेंट्स मॉलिक्यूल सब हमारे अंदर हैं, तो क्या हम भगवान को नहीं पा सकते? बिल्कुल पा सकते हैं। और ह्यूमन माइंड में इतना पावर है कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकता है,
और ह्यूमंस ने की भी हुई हैं। तो इसलिए हमारे पास इनॉर्मस पावर है और E इक्वल टू MC स्क्वायर का एप्लीकेशन हम बहुत सारी फील्ड में देखते भी हैं। तो इसमें कहा जाता है कि मास यानी कि किसी भी एक एटम में इनॉर्मस एनर्जी आपकी होती है, लेकिन किसी एक एटम के टूटने से कुछ होता नहीं है, लेकिन बिलियंस ऑफ अगर आप एटम्स को तोड़ देते हैं वो भी चेन रिएक्शन में, तो वो काफी डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। इसी के साथ हर चीज एटम से बनी है, ये तो हम सभी जानते हैं, चाहे वो धूल हो, कण हो, हमारी शरीर हो ना, आपकी ये पेंसिल है, पेन है, ये सभी एटम से मिलकर बनी होती है। जैसे कि मोबाइल, पानी, हवा, सब एटम से आपके मिलकर बने हुए हैं। एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं होते, एटम्स सिर्फ रीअरेंज होते हैं, इसलिए केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस आपके बना करते हैं। अगर आप E इक्वल टू MC स्क्वायर को देखेंगे तो आपका मास एनर्जी में ट्रांसफर होता है, एनर्जी मास में ट्रांसफर होती है, और ये लगातार आपका एक साइक्लिक प्रोसेस रहा करता है। 100 प्लस टाइप्स के एटम्स आपके होते हैं, इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। और जब भी आप ये पीरियोडिक टेबल को देखोगे, सो देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स इन विच अप्रॉक्स 94 आर मेटल्स एंड अदर आर नॉन मेटल्स। इनमें इनर्ट गैसेस भी आपकी रहा करती हैं, ठीक है, और एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन, ये सभी आपके एलिमेंट्स में, एटम्स में आ जाते हैं। सन एक जायंट न्यूक्लियर रिएक्टर है, हर सेकंड में मिलियंस एटम्स फ्यूज होते हैं, इसी से सनलाइट हमको मिला करती है, ठीक है। और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तारा, सबसे बड़ा स्काई कौन है? सन है। इसी के साथ कंक्लूजन अगर हम इसमें देखें, तो एक एटम टूटने से कुछ बड़ा नहीं होता, लेकिन जब बहुत सारे एटम्स एक साथ टूट जाते हैं तब मैसिव एनर्जी आपकी रिलीज होती है। इसलिए एटम छोटा जरूर है पर उसके अंदर की पावर बहुत बड़ी है, इसीलिए आपके अंदर भी पावर बहुत ज्यादा है। अगर आप काफी ध्यान से अपने काम को करेंगे तो उसमें सफल जरूर हो जाएंगे। और सफल होने के लिए बोर्ड एग्जाम क्लासेस के, क्लास 10th के उड़ान एलीट बैच और क्लास 9th के स्कॉलर 9 एलीट बैच में आप सभी जरूर आइए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो सके। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज इस ईयर के लिए आपके शुरू हो चुके हैं और हम चाहेंगे कि आप दिव्यांशु पांडे 000@gmail.com पर मैसेज करें, ईमेल करें, कोर्स की इंफॉर्मेशन लें और फटाफट जुड़िए, इनरोल हो जाइए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम क्लासेस के साथ जुड़कर और भी बेहतर हो सके। साथ ही साथ इस चैनल को अपनी तरफ से आप सभी सपोर्ट करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। विश यू ऑल द बेस्ट।